हेलो दोस्तों, ये सीटेट ईवीएस का दोस्तों ये 9 नंबर का दोस्तों क्लास होगा। 9 नंबर का सीटेट ईवीएस 9 नंबर का पेडागोजी का दोस्तों ये क्लास होगा। तो आप लोग दोस्तों समझने का प्रयत्न कीजिएगा और आप लोग सीटेट का तैयारी दोस्तों अच्छा से कीजिए और PYQ का दोस्तों आप लोग टेस्ट लगाइएगा। ये 9 नंबर का क्लास है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, 1 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो दोस्तों परिणात्मक नहीं, निर्देशात्मक नहीं, वर्णनात्मक नहीं दोस्तों। इसका राइट आंसर है रचनात्मक। रचनात्मक आकलन का अर्थ ही होता है कि जो आकलन प्रत्येक दिन होता है, पूरा साल तक होते ही रहता है, डेली लाइफ में होता है। रचनात्मक आकलन का अर्थ ये होता है कि जैसे क्लास में एक टीचर जो है बच्चे से प्रत्येक दिन प्रश्न सवाल पूछते हैं, उसी कहते हैं रचनात्मक आकलन। जो आकलन रोज़ होता है, जहाँ बच्चे को रोज़ कमियों को जाना जाता है, वही दोस्तों राइट आंसर होता है। इसलिए रचनात्मक आकलन दोस्तों इस चारों में बेस्ट है, उसी को रचनात्मक आकलन कहते हैं, जो आकलन रोज़ होता है, अधिगम के लिए आकलन। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 2 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, साधन जो परीक्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सके। सम्मिलित करते हैं दोस्तों, वृत्तांत अभिलेख, श्यामपट्ट पर, कार्यपत्रक पर, पाठ्यपुस्तक। दोस्तों इसमें राइट आंसर दोस्तों इसका 1 नंबर हो जाएंगे, वृत्तांत अभिलेख पर। इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर है। श्यामपट्ट इंपॉर्टेंट नहीं माना जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की भूमिका सर्वोत्तम रूप से समझाई गई है। दोस्तों बच्चा को दोस्तों नन्हा वैज्ञानिक कहते हैं, और नन्हा वैज्ञानिक दोस्तों क्या करते हैं, ज्ञान का सृजन करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं, ज्ञान का रचना करते हैं, ज्ञान को दोस्तों बनाते हैं। तो इसमें दोस्तों कहाँ पर ज्ञान का सृजन हो रहा है, ये 4 नंबर दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएंगे ज्ञान के सृजनकर्ता के रूप में। इसका राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। जहाँ दोस्तों बच्चा ज्ञान का सृजन करेगा, निर्माण करेगा, रचना करेगा, उससे बढ़ के कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण करना, यानी कि ग्रहण करते हैं, सीखते हैं कैसे बच्चा, अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं। दोस्तों बच्चे को पहले ज्ञात वाला चीज़ पढ़ाएंगे, जिसके बारे में बच्चा जानते हैं, जिस जानकारी को पहले जानते हैं ज्ञात जानकारी, तब बच्चे को अज्ञात पढ़ाएंगे। ये दोस्तों उल्टा है, इसलिए गलत है। अल्प अज्ञात से अल्प ज्ञात की ओर, ये भी दोस्तों उल्टा, पहले बच्चा को ज्ञात चीज़ पढ़ाएंगे, पहले यहाँ ज्ञात होना चाहिए। अल्प ज्ञात से अल्प अज्ञात की ओर, ये ऑप्शन पूरा गलत है। इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर सही हो जाएंगे। बच्चे को पहले ज्ञात वाला चीज़ पढ़ाएंगे, बच्चे जिसके बारे में जानते हैं, और फिर वो ज्ञात से अज्ञात वाली चीज़ को जोड़ कर पढ़ाएंगे। यानी कि बच्चे को पहले ज्ञान जो है और जो ज्ञान दे रहे हैं, दोनों को बच्चे से जोड़ कर पढ़ाएंगे, ताकि बच्चा सीखेगा। तो इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 5 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में प्रवसन का एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है, उत्प्रवासन मुक्त निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है। दोस्तों यानी कि लोग प्रवास करते हैं, एक देश से दूसरे देश जब जाते हैं, रहते हैं लोग, जो देश कर जो लोग छोड़ कर चले जाते हैं, उसी कहते हैं उत्प्रवास। तो पढ़ते हैं, एक देश से दूसरे देश में स्थान बदलते हैं, एक शहरी क्षेत्र दूसरे शहरी जाते हैं, एक देश से दूसरे से बाहर जाते हैं, एक क्षेत्र में अंदर स्थान ग्रहण करते हैं। दोस्तों प्रवास उसको कहते हैं जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर के साथ लॉक होना चाहिए, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थान बदलना। इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएगा। उत्प्रवासन उसको ही कहते हैं जब लोग एक देश छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं कि दोस्तों इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, बच्चा को अभी भी नियंत्रण नहीं करना है। दोस्तों यहाँ गलत लिखे हैं, गलत है लिखा हुआ। तो बच्चा को पहले नियंत्रण नहीं करते हैं, विषय को अरुचि से बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं।
छोटे समूह के कार्य पूर्ण करने के लिए एक साथ उन्हें एक समस्या देना, ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन से अगर कीजिएगा हल तो इसका 2 नंबर राइट आंसर होगा। ईवीएस संपादन के लक्ष्यों को आकलन करना, जिसका ई नंबर राइट आंसर है। ईवीएस शिक्षण अधिगम प्रक्रम में वज्र समूह का आदायित्व है। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर होगा, लेकिन इसका राइट आंसर 2 नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 7 नंबर दोस्तों प्रश्न है, किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है? हमेशा दोस्तों उपयुक्त होगा, सर्वथा उपयुक्त होगा, वह है दोस्तों सर्वथा जो विधि दोस्तों उपयुक्त होगा, इसका दोस्तों राइट आंसर सर्वथा जो उपयुक्त विधि होगा दोस्तों, इसका दोस्तों राइट 3 नंबर होगा दोस्तों। ये विधि दोस्तों सर्वथा उपयुक्त होगा, समस्या समाधान विधि। इसका दोस्तों 3 नंबर दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न है 8 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, ईवीएस कक्षा में छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, ये सही बात है? तो दोस्तों इस चारों ऑप्शन दोस्तों सबसे बेस्ट होगा, वही राइट आंसर होता है। प्रत्येक छात्र संप्रदाय को बेहतर समझते हैं, चलिए सही बात है। यानी कि कक्षा में छात्र कब प्रश्न अधिक पूछते हैं? जब संप्रदाय को समझते हैं तब छात्र कार्यों में लगे रहते हैं और उनके अनुशासन में सुधार होता है। छात्रों को विषय का महत्व समझने में मदद मिलती है। छात्रों के बीच भेद करने में मदद मिलती है। दोस्तों राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर के साथ लोग हो जाएंगे। छात्र संप्रदाय को बेहतर समझते हैं तब बच्चा प्रश्न पूछते हैं, छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। छात्रों को विषय का महत्व समझने के लिए मदद मिलती है। छात्र संप्रदाय को बेहतर समझते हैं तब छात्रों को विषय का महत्व समझने में मदद मिलती है। दोस्तों इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 9 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, प्रभावी विचार विमर्श। विचार विमर्श का बातचीत बच्चा कब अधिक समझते हैं? दोस्तों मूल विषय से हटकर, ये दोस्तों कभी मूल विषय दोस्तों हट के नहीं पढ़ाना है, बच्चे को जोड़ के पढ़ाना है। आलोचना शामिल करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सर्वोत्तम दृष्टिकोण की पहचान करने में मदद करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर 2 नंबर होना चाहिए। सहभागिता को प्रोत्साहित करता है, वही दोस्तों बातचीत करते हैं। विचार विमर्श को तो बातचीत करना कब होगा? जब सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। तो इसका 2 नंबर दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 10 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का संबंध होता है। दोस्तों व्यापक का संबंध दोस्तों इससे है। इसका राइट आंसर 1 नंबर, किसी छात्र के शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक दोनों वृद्धि के क्षेत्र से। इसका राइट आंसर 1 नंबर है। बच्चे को दोस्तों उदाहरण देकर पढ़ाना चाहिए और गैर उदाहरण दोनों जगह पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे समझेंगे। सीटेट ये कहता है शैक्षणिक गैर शैक्षणिक है, दोनों वृद्धि क्षेत्र है। ठीक उसी प्रकार बच्चे को उदाहरण भी देना है, गैर उदाहरण देके दोनों विधि से बच्चे को पढ़ाना है। आकलन में नियमितता, सीखने की समस्याओं की पहचान, सहपाठ में क्रियाकलापों का मूल्यांकन। दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लोग हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 11 नंबर दोस्तों प्रश्न है, ईवीएस का अर्थ होता है पर्यावरण के शिक्षण हेतु प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री। दोस्तों इसमें क्या दोस्तों सही होना चाहिए? अवैयक्तिक होनी चाहिए, महंगी होनी चाहिए, शिक्षकों द्वारा बनाई जानी होनी चाहिए? नहीं दोस्तों, छात्र केंद्रित होना चाहिए। जहाँ दोस्तों छात्र केंद्रित आ जाएगा, इससे बेस्ट ऑप्शन सीटेट में नहीं आ सकता है।
स्कूल के केंद्र में, शिक्षक के केंद्र में, बेंच डेस्क बोर्ड सब कुछ के केंद्र में दोस्तों क्या है? बच्चा है। सरकार जितना पैसा खर्च कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? बच्चा के लिए। सभी केंद्र में बच्चा है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 12 नंबर दोस्तों प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक कार्य का महत्व है दोस्तों। ये पढ़ते हैं दोस्तों। छात्रों के भावात्मक पक्ष को बढ़ाना, नहीं हो सकता है। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका को बढ़ाना, जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायता, प्रयोगात्मक कार्य के निष्कर्ष और स्पष्ट रूप से केंद्रित होना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर ये होना चाहिए, प्रयोग लिखा है, प्रयोगात्मक कार्य निष्कर्ष पर स्पष्ट रूप से केंद्रित होना चाहिए। यही दोस्तों महत्व, इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 13 नंबर दोस्तों प्रश्न है, बहुत बड़ी आसान प्रश्न है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। दीप क्या है दोस्तों? यहाँ पर जो दीप लिखा हुआ है यहाँ पर उसका दीप क्या है? इस 4 ऑप्शन है दोस्तों, चारों ऑप्शन के अनुसार दीप क्या है? दीप के रूप में एक शहरी क्षेत्र जो सौर ऊर्जा पर निर्भर करता है, यानी सूर्य की ऊर्जा पर। ये दोस्तों नहीं है। वह दीप जिस पर कई व्यावसायिक गतिविधियां होती है, नहीं दोस्तों। वह ग्रामीण क्षेत्र जिसका अपने आसपास के क्षेत्र से उच्च तापमान है, देखते हैं दोस्तों, ये भी नहीं होगा। वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से अधिक गर्म हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। जब क्षेत्र गर्म हो जाता है, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए दोस्तों बिल्डिंग अधिक है यहाँ पे और इधर बिल्डिंग का छोटा छोटा है दोस्तों, ये मान लीजिए गांव है दोस्तों, यहाँ बिल्डिंग छोटा है, यहाँ बिल्डिंग छोटा है, यहाँ बिल्डिंग छोटा है, यहाँ बिल्डिंग छोटा है, यहाँ बिल्डिंग बड़ा है दोस्तों। इस बीच में जो वायु फंस जाता है दोस्तों, वायु गर्म हो जाता है, गर्म, यहाँ शहरी क्षेत्र है। तो इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। वह शहरी क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से अधिक गर्म है। तो गर्म कैसे? सूर्य का रोशनी जब पड़ता है दोस्तों, यहाँ पर वायु अधिक गर्मी होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पेड़ पौधा भी नहीं होगा। जहाँ पे दोस्तों बिल्डिंग अधिक होता है वहाँ पे पेड़ पौधा भी नहीं होता है, ऐसे दोस्तों इसमें हवा रुक जाते हैं यहाँ पर। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। योगात्मक आकलन के बारे में दोस्तों सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। योगात्मक आकलन दोस्तों बच्चे को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में विभाजित करते हैं, बच्चों को वर्गीकृत करते हैं, बच्चों को नामीकृत करते हैं, बच्चे को अलग अलग ग्रुप समूह में बांटते हैं। और हम बच्चे को ग्रुप, समूह, टीम में नहीं बांट सकते हैं। अंक, मार्क, ग्रेड बच्चे को कौन देता है? योगात्मक आकलन देता है, अंक, मार्क, ग्रेड। इसलिए दोस्तों इसको अच्छा नहीं माना गया है। तो देखिए इस ऑप्शन में कहाँ पर बच्चे को अंक, मार्क, ग्रेड दिया जा रहा है। विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर अनुविकरण, ये सही बात है। शिक्षण अधिगम में परिवर्तन करने हेतु प्रतिपुष्टि मुहैया कराने के लिए, ये सब दोस्तों रचनात्मक आकलन है। विद्यार्थियों को पास अथवा फेल करने के मार्गदर्शक माना जाता है। तो फेल पास दोस्तों कौन करता है? योगात्मक आकलन ही करता है। बच्चे को मार्क देता है तो फेल पास होगा। तो दोस्तों इसका योगात्मक आकलन का 3 नंबर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों की अधिगम में कमी के पहचान करने में, कमी का दोस्तों पहचान कौन करता है? रचनात्मक आकलन करता है। जब बच्चे से क्लास में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको रचनात्मक आकलन करते हैं। तो ये सब रचनात्मक आकलन के बारे में बात कर रहा है। 2 नंबर ऑप्शन में रचनात्मक आकलन के बारे में बात करते हैं, 1 नंबर भी रचनात्मक आकलन के बारे में बात करते हैं। जब आप 3 नंबर पढ़िएगा दोस्तों, जब बच्चा को फेल पास करेगा, वर्गीकृत करेगा, बच्चा का नामीकृत करेगा, बच्चा को बांटेगा अलग अलग ग्रुप समूह में, फेल पास करेगा, उसको योगात्मक कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 15 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण व्यक्तिगत विषयगत उपागम को निम्नलिखित में से किस कारक के कारण प्रस्तुत होता है दोस्तों? एक जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझ के लिए। तो ये सही बात है दोस्तों।
बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए, विषय के पारस्परिक सीमाओं के बारे में जानने के लिए, बालक के चिंतन कौशल को प्रारंभिक करने के लिए। दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर है। हम लोग पर्यावरण को एकीकृत करके पढ़ाते हैं, जोड़ के पढ़ाते हैं। क्यों कर पढ़ाते हैं? ताकि एक जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझ के लिए, इसलिए पर्यावरण को जोड़ के पढ़ाते हैं ताकि बच्चा को याद रहे, सीखे। जब बच्चे को कहानी के रूप में दोस्तों उन्हें पढ़ाते हैं, कहानी के रूप में, तो बच्चा उसको ध्यान में रखते हैं, याद रखते हैं। अगर बच्चे को अगर जोड़ कर पढ़ाते हैं तो याद रखते हैं। बच्चे को ही टुकड़ा टुकड़ा में, खंड खंड में पढ़ाएंगे तो बच्चा भूल जाते हैं। इसलिए बच्चा को आप जोड़ के पढ़ाइए। बच्चे को पूर्व ज्ञान को सक्रिय करके उस जोड़ के पढ़ाना है दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर सही है। तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें।